हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। और आज मैं आप लोगों के समक्ष 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो 67वीं बीपीएससी री एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है प्रस्तुत कर रहा हूं। और आप लोगों को पता है कि बीपीएससी एक कैलेंडर जारी कर दिया गया है। बीपीएससी के द्वारा कैलेंडर जारी कर दिया गया है और इस कैलेंडर के हिसाब से यदि होगा तो निश्चित रूप से 67वीं 68वीं दोनों मई जून के पहले कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि आपका ऑफिसर बनने का सपना मई जून तक पूरा हो सकता है। इसलिए आप तैयारी को हॉनअप कीजिए, बहुत अच्छा कीजिए, चिकना कीजिए। इसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। कहा भी जाता है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो मैं प्रतिदिन 8 बजे लाइव शो आप लेकर आपके समक्ष उपस्थित होता हूं, लेकिन आज किसी कारणवश निजी समस्या की वजह से मैं आज नहीं लाइव आ पाया। इसके लिए मैं आज एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं आप लोगों के समक्ष। ये 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, आप इसे देख सकते हैं। और यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। रेडियंट कंपटीशन क्लासेस नाम से टेलीग्राम भी है और वहां पर आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, विश्व के दूसरे अमीर व्यक्ति का नाम गौतम अडानी है और विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति एलॉन मस्क है। अब आप याद रख लीजिएगा कि द्वितीय जो अमीर व्यक्ति है तो ये गौतम अडानी द्वितीय अमीर व्यक्ति बन चुका है दोस्तों। और विश्व के प्रथम अमीर व्यक्ति का नाम एलॉन मस्क है, आप ये जान ही रहे हैं। निदान पोर्टल का संबंध मादक पदार्थों की तस्करी रोकने से है। मैं आपको जितना भी प्रश्न दे रहा हूं ये अति महत्वपूर्ण होगा बीपीएससी एग्जाम के लिए। चैंपियंस पोर्टल का संबंध छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना। चैंपियन पोर्टल का संबंध छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने से है। याद रखिएगा, एक निदान पोर्टल है यहाँ और ये चैंपियन पोर्टल, यहाँ पर मैं करेंट अफेयर्स को भी शामिल किया हूँ, साथ ही साथ स्ट्रेटेजी के भी है। उसके बाद सेहत पोर्टल रक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। यानी सेहत पोर्टल रक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर ये देखिएगा, खास करके ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन, यहाँ से प्रश्न रहता ही है दोस्तों। सब एग्जाम में आप लोग भी एग्जाम देते हैं, आप लोग को इसका आइडिया होगा ही। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का पुरुष एकल विजेता राफेल नडाल और महिला एकल विजेता की बात की जाए तो ये एशले बार्टी, राफेल नडाल स्पेन के हैं, एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया के। फ्रेंच ओपन 2022 के पुरुष एकल विजेता राफेल नडाल और महिला एकल विजेता ईगा स्वाटेक जो पोलैंड की है। उसके बाद विंबलडन ओपन 2022 के पुरुष एकल विजेता की बात यदि की जाए तो ये नोवाक जोकोविच है और महिला विजेता रेबिकिना ये कजाकिस्तान की है। विंबलडन ओपन 2022 के पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच और महिला विजेता रेबिकिना कजाकिस्तान की है। और यूएस ओपन 2022 अभी अभी जस्ट समाप्त हुआ है कि पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्कराज जो स्पेन के हैं, कौन है? कार्लोस अल्कराज जो स्पेन के हैं और महिला एकल विजेता ईगा स्वाटेक के पोलैंड की है। ये अति महत्वपूर्ण, आप ये सीरीज याद रखिएगा, AFBU। कहने का मतलब सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन होता है, उसके बाद फ्रेंच होता है, उसके बाद जो है ये विंबलडन होता है, उसके बाद यूएस होता है दोस्तों। ये कभी कभी सीरीज भी लगाने के लिए आपको पूछा जाता है कि इसमें जो है सबसे पहले कौन सा ओपन होता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन पहले होता है और सबसे अंत में यूएस ओपन होता है। लेकिन सबसे पुराना की बात यदि की जाए तो ये आपका विंबलडन ओपन सबसे पुराना होता है। उसके बाद चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर का सवाल देखिएगा। दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह को चुना गया है। ये भी बात आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कांस फिल्म फेस्टिवल में पहली बार ऑनर कंट्री, यानी ये ऑनर कंट्री पहली बार इंडिया को घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का कार्यवाहक अध्यक्ष सैफ अहमद को चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का कार्यवाहक अध्यक्ष सैफ अहमद को चुना गया है, ये याद रख लीजिएगा। उसके बाद एआई आधारित लोक अदालत जयपुर में खोला गया है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित लोक अदालत
जयपुर में खोला गया है। उसके बाद श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने और राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे बने हैं। ये भी बात आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि श्रीलंका में अभी अभी खाद्य आपातकाल लगा था। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीम, ये भी आप याद रखिएगा, एंथनी एल्बनीम ये ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नवतेज कौर केस, ये नवतेज कौर केस का संबंध समलैंगिकता से है, यानी कि इसी के द्वारा ये कहा गया था कि यदि पुरुष एक साथ रहता है तो कोई कानूनी अपराध नहीं है, महिला एक साथ रहता है तो कोई कानूनी अपराध नहीं है। ये नवतेज कौर केस का संबंध किससे है? तो समलैंगिकता से है। पुट्टा स्वामी केस का संबंध निजता के अधिकार से है। आर्टिकल 21 का क आपको पता ही होगा। उसके बाद ओजोन क्षरण के बारे में सबसे पहले फोरमैन ने बताया था। अति महत्वपूर्ण सवाल, यानी ओजोन क्षरण के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? फोरमैन ने बताया था। और स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 ईस्वी में हुआ था, जिसका संबंध सतत विकास से है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से स्टॉकहोम सम्मेलन। और ये स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 ईस्वी में हुआ था। अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टॉकहोम सम्मेलन जो है 1972 का संबंध किससे है? तो ये सतत विकास से है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को। इसका संबंध ओजोन परत संरक्षण से है, यानी ओजोन क्षय को रोकना। और ओजोन क्षय के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? फोरमैन ने बताया था। आप याद रख लीजिएगा। रियो सम्मेलन 1992 में हुआ था, ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और यह प्रथम पृथ्वी सम्मेलन था। ये याद रखिएगा, बराबर पूछता है कि कब हुआ था? 1992 में हुआ था। उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल, ये याद रखिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जापान में हुआ था। यानी क्योटो कहाँ है? जापान का शहर है, जिसका संबंध ग्रीन हाउस गैस से है, यानी कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को रोकने से है। ये क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था। ग्रीन हाउस गैस के बारे में सबसे पहले जोसेफ फोरियर ने बताया था। ये भी क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि ग्रीन हाउस गैस के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? जोसेफ फोरियर ने बताया था। सबसे बड़ा जो ग्रीन हाउस गैस के बारे में बात की जाए तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद देखिए COP26 का आयोजन ग्लासगो में हुआ था। ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। अब बारी है COP27, ये मिस्र में। उसके बाद ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र लखनऊ में स्थापित किया गया है। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ पे है? तो लखनऊ में है। उसके बाद रेल बजट, अभी रेलवे में पूछा गया था क्वेश्चन। रेल बजट का आम बजट में विलय दरोगा मेंस में भी पूछा गया था। 2017 में विलय किया गया था। आपको पता होगा 1924-25 में एक बर्थ समिति के द्वारा ही अलग कर दिया गया था। उसके बाद कैमूर में बिंद समूह की चट्टानें पाई जाती हैं। कैमूर में बिंद समूह की चट्टानें पाई जाती हैं, जिसमें पायराइट बहुलता में मिलता है। नेक्स्ट देखिएगा, बिहार में सबसे कम अवधि तक मुख्यमंत्री रहे थे सतीश प्रसाद सिन्हा। यानी बिहार में सबसे कम अवधि तक मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिन्हा रहे थे। प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री, ये पिछले बार 67 में पूछा गया था, यानी जो 8 मई को एग्जाम हुआ था। प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर, मैं इसलिए दे दिया कि हो सकता है ये पूछा था तो ये भी पूछे जाने की आशंका है। गंगा और सोन नदियों के संगम पर कौन सा शहर बसा है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। पाटलिपुत्र नगर बसा हुआ है दोस्तों। उसके बाद सचिवालय गोलीकांड से देखिएगा क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, उसी के आधार पर मैं यहाँ पर क्वेश्चन आपको सेट किया हूँ। सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। यानी भारत छोड़ो आंदोलन का ये अंग था, जिसमें 7 छात्र शहीद हुए थे। आप तो सबसे पहले ये याद रख लीजिएगा कि कितने छात्र शहीद हुए थे? 7 छात्र। और ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था कि जगपति कुमार जो है वो किस कॉलेज के छात्र थे, या ऐसे क्वेश्चन था बीएन कॉलेज के छात्र निम्न में से कौन थे? तो जगपति कुमार। तो इसी तरह से क्वेश्चन मैं और सेट कर दिया हूं, तो वो भी पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए मैं सेट कर दिया हूं। सचिवालय गोलीकांड में शहीद देवीपद चौधरी असम का था।
देखिए, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि 7 शहीद में कौन सा व्यक्ति मूल रूप से असम का निवासी था, तो इसका राइट आंसर होगा देवीपद चौधरी। यानी देवीपद चौधरी असम का रहने वाला था। उनके पिता ही यहाँ पटना में आकर बस गए थे और वो कहाँ किसके छात्र थे, मिलर हाई स्कूल के छात्र थे। यह क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन मिलर हाई स्कूल के छात्र थे, तो देवीपद चौधरी। और इसे एक क्वेश्चन और भी बनेगा, ये कहाँ के रहने वाले थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम के रहने वाले थे। उसके बाद सचिवालय गोलीकांड में शहीद राजेंद्र सिंह, ये सारण के रहने वाले थे और पटना हाई स्कूल के छात्र थे। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद 35 नंबर का सवाल देखिएगा, इसमें कह रहा है कि सचिवालय गोलीकांड में शहीद राम गोविंद सिंह, ये फुलवारी पटना के थे और ये पुनपुन हाई स्कूल के छात्र थे। चूंकि अब ये ट्रेंड हो चुका है कि किस स्कूल के किस कॉलेज के छात्र थे, तो राम गोविंद सिंह फुलवारी पटना के थे और ये पुनपुन हाई स्कूल के छात्र थे। याद रख लीजिएगा दोस्तों। पटना कॉलेज की स्थापना 1863 ईस्वी में हुई है और बिहार टाइम्स का संपादन महेश नारायण ने 1894 में किया था। याद रखिएगा। बीएन कॉलेज की स्थापना जो है 1921 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा। भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में इंग्लैंड गया, जिसमें बिहार के मजहरुल हक और सच्चिदानंद सिन्हा शामिल थे। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 39 नंबर का, कि भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में इंग्लैंड गया था, जिसमें बिहार के कौन कौन से लोग शामिल थे, तो मजहरुल हक और सच्चिदानंद सिन्हा शामिल थे। याद रख लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद बिहार में होम रूल आंदोलन 16 दिसंबर 1916 को किसके द्वारा शुरू किया गया, तो मजहरुल हक के द्वारा शुरू किया गया। आप इसे भी याद रख लीजिएगा। उसके बाद कह रहा है क्या, बिहार राज्य वित्त निगम की स्थापना 1954 ईस्वी में होती है और गया और नवादा में अबरक बड़े पैमाने पर उत्पादित होता है। गया और नवादा में अबरक का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। पायराइट, डोलोमाइट और चूना पत्थर, याद रखिएगा, कई बार चूना पत्थर के बारे में पूछा गया है। पायराइट, डोलोमाइट, चूना पत्थर का उत्पादन कैमूर और रोहतास में होता है। बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना 1974 ईस्वी में होती है दोस्तों। ये भी बात आप अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल है, बिहार में राजगीर के गिद्धकुट पर्वत पर रज्जू मार्ग का निर्माण 1972 ईस्वी में हुई थी। याद रखिएगा। यानी बिहार में राजगीर के गिद्धकुट पर्वत पर रज्जू मार्ग का निर्माण, रोप वे जिसको हम लोग बोलते हैं, का निर्माण 1972 में हुई थी। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु था। बिहार में द्वितीय राजभाषा उर्दू 1984 में बनाया गया था। यानी बिहार में द्वितीय राजभाषा उर्दू को 1984 में बनाया गया था। याद रखिएगा। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन 48 नंबर देखिएगा। वैभव हिल, साइक्लोपियन वाल और मनियार मठ, ये कहाँ पे है, राजगीर में है, राजगीर नालंदा में है। उसके बाद देखिएगा 49 नंबर का सवाल। 49 नंबर कह रहा है, पाटलिपुत्र युवक संघ की स्थापना 1929 ईस्वी में राम वृक्ष बेनीपुरी और अंबिका कांत सिंह ने किया था। यानी पाटलिपुत्र युवक संघ की स्थापना 1929 ईस्वी में राम वृक्ष बेनीपुरी और अंबिका कांत सिंह ने किया था। और आज का अंतिम सवाल, भागलपुर में ढाका अनुशीलन समिति का सदस्य रेवती नाग, ये बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। भागलपुर में ढाका अनुशीलन समिति का सदस्य रेवती नाग, फणिभूषण भट्टाचार्य और नलिनी बागची थी। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया है कि भागलपुर की रेवती नाग किसका सदस्य थी, तो ये ढाका अनुशीलन समिति का। आपको पूछा जा सकता है फणिभूषण भट्टाचार्य और नलिनी बागची का संबंध किससे है, तो ढाका अनुशीलन समिति से है। कहां पर, तो भागलपुर के अंदर। तो इस तरह से 3-4 क्वेश्चन यहां से बन सकता है। तो इस प्रकार 50 प्रश्न मैं आज आप लोगों के हित में दिया। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे या क्वेश्चन आपको लगे कि बहुत बेहतर क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और प्रतिदिन 8 बजे लाइव शो बिल्कुल ही करना नहीं भूलिए। लाइव शो से जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलिएगा जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है दोस्तों। चूंकि अब फिर 8 जनवरी को 68वीं का एग्जाम है, तो कंटिन्यू रखना है। और मैं आप लोगों को प्रतिदिन लाइव शो के माध्यम से 100 से 150 सवाल 1 घंटे में कराता हूं। अभी मैं 50 सवाल आप लोगों को ऑफलाइन करवा रहा हूं। तो आप, अगर अच्छा लगे, आपके लिए यूजफुल है हमारा कंटेंट्स,
तो आप निश्चित रूप से कमेंट कीजिएगा। यदि पहली बार आए हमारे चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारा हर लेटेस्ट वीडियो का इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।